जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का पेपर 1 से 20 तक के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब हम देखेंगे 20 से 40 तक के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हेन वेरियस फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग पैथ फ्लो इज कॉल्ड। जब हमारा कोई फ्लूइड का पार्टिकल है वो किसी एक निर्धारित दिशा में न चल के इधर उधर चलता है। अगर कोई कण है ये एक दूसरे का अनुसरण करके न चल के ये एक कण इधर जा रहा है, कोई कण इधर जा रहा है, कोई इस दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा या आगे पीछे कहीं भी चल रहे हैं, सेम दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो इस प्रकार के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। वह फ्लो जिसमें एक कण दूसरे कण का अनुसरण करते हुए चलता है, इस प्रकार के फ्लो को लैमिनार फ्लो कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर ऑन रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे। जो स्टेट हाईवे होता है उसमें जो आपने देखा होगा कि जो किलोमीटर का साइन लगा होता है कुछ ऐसा होता है। इसका जो अपर पार्ट है उसका कलर ये पूछ रहा है कैसा होता है। तो जो हम बताते हैं आपको, जो नीचे का होता है वो तो मैक्सिमम सभी में वाइट कलर रहता है और जो इसमें लिखा रहता है वो ब्लैक कलर से लिखा रहता है। तो जो स्टेट हाईवे का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है अपर। और साथ ही बता दूं, जो ये तो हो गया स्टेट हाईवे। अगर हमारा नेशनल हाईवे है तो क्या होगा, जो नेशनल हाईवे है उसके अपर कलर है जो वो येलो कलर होता है। नेशनल हाईवे का जो अपर कलर है वो येलो कलर होता है। और जो सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड रहता है उसका जो साइन होता है सिटी या डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके ऊपर का जो कलर है वो हमारा ब्लैक रहता है। और जो रूरल रोड होते हैं गांव के, उसके ऊपर का कलर जो है वो ब्लैक होता है। और इसके नीचे जो लिखा हुआ होता है और नीचे का कलर है उसमें लिखा हुआ होगा वो ब्लैक में होगा सभी में, और जो कलर होगा वो वाइट कलर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेजेज। जो ब्रॉड गेज है, जो गेज होती है वो क्या होती है, जो रेल लाइन होती है उनके इनर्शियल टू इनर्शियल लेंथ जो होती है इनटू इनसाइड, जो रेल पटरियों के बीच की अंदर से अंदर की जो दूरी होती है वो हमारी गेज कहलाती है। और जो गेज के आधार पर पटरियाँ हमारी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ब्रॉड गेज, एक होती है मीट्रिक गेज और तीसरी होती है नैनो गेज। जो ब्रॉड गेज होती है हमारी उसका साइज होता है 1.676 मीटर। और जबकि जो मीट्रिक गेज होती है उसका जो साइज होता है मीट्रिक गेज का वो होता है 1.00 मीटर। और साथ ही नैरो गेज का भी याद रखना है, जो नैरो गेज होती है उसका साइज होता है वो होता है 0.762 मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन आर पर इंडियन रोड कांग्रेस इज। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ग्रेडियंट है उसका मान प्लेन्स के लिए कितना होता है। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग प्लेन्स के लिए 1/30 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/30। लेकिन अगर ये कह दे कि हिली रोड के लिए कितना होता है तो वो होता है 1/20। और अगर स्टीप टेरेन कह दे तो स्टीप टेरेन का जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो होता है 1:17 1/17। अगला प्रश्न देख लेते हैं द मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन एज। तो जो मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन है वो हमारा 1:15 लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच। जो मैन होल प्रोवाइड करते हैं हम सीवर लाइन में वो कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो प्रत्येक बैंड पर प्रोवाइड करते हैं। अगर कहीं पे बैंड आ गया तो वहाँ पर हमको मैन होल प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा जंक्शन, जहाँ पर भी जंक्शन है दो या दो से अधिक लाइनें आकर मिल रही हैं, जिस स्थान पर 2 होम से या 3 होम से कहीं से भी 2 से अधिक लाइनें जहाँ पर मिल रही हैं उस जगह पर हमको मैन होल प्रोवाइड करना होगा। तीसरा चेंज ऑफ ग्रेडियंट, वह स्थान जहाँ पर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है उस स्थान पर भी हम मैन होल प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजली। तो सीवेज में जो सॉलिड कंटेंट की मात्रा है वो कितनी होती है, तो 1% होती है। 99% जो है वो लिक्विड होता है सॉलिड सीवेज में। जो सीवेज होता है उसमें 99% हमारे जल की मात्रा रहती है, पानी की मात्रा रहती है, जो सिर्फ 1% ही सॉलिड वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अगर
पानी का तापमान इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ने पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10,500 2012 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी एक्सीड। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक के अकॉर्डिंग पीने का पानी जो होता है उसमें आयरन की मात्रा है वो कितने मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है एज पर नेशनल एनवायरनमेंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 24 ओवर एवरेज इन एवेंट एयर इन रेजिडेंशियल एरिया इज। तो राष्ट्रीय प्रवेश वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में NO2 की 24 घंटे की औसतन अधिकतम मात्रा हो सकती है वो 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो सकती है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ ए टी बीम शुड लीस्ट बी इक्वल टू द डैश डेप्थ ऑफ रिब। तो जो टी बीम है उसकी ब्रेथ है वो डेप्थ के रिब की डेप्थ के कितना होना चाहिए? तो वो 1/3 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टी बीम है हमारी कुछ इस प्रकार से टी बीम बनती है, ये ऊपर की रहती है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज या स्लैब। तो ये हो जाती है हमारी DF। और इसके नीचे जो ये रहती है ये इसको बोलते हैं वेब। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं फ्लैंज, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेब या रिब। तो ये हो जाएगी DW, या इसको लिख सकते हैं DR। जो रिब बोलते हैं उसी के हिसाब से इसको DR भी लिख सकते हैं। और ये होती है जो नीचे तो वेब होती है, तो ये वेब या रिब एक ही बात होती है। तो इसकी जो ब्रेथ होती है वो BW होती है। तो हमको जो BW है इसी का मान बताना है। ये BW जो है वो DW का 2/3 से 1/3 तक लिया जाता है। 1/3 to 2/3 तक जो है इसकी वैल्यू ली जाती है। 32 क्वेश्चन कह रहा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ओनली ऑन 10% होती है। कंक्रीट जो है वो टेंशन में बहुत मजबूत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं? इससे क्या होता है? डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज रेड्यूस। जो डेड लोड है उसको कम किया जा सकता है, सही बात है। क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज अवॉइडेड। जो क्रैकिंग आते हैं कंक्रीट में उनको भी अवॉइड किया जा सकता है। तो दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज रेड्यूस। जब हम प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन करते हैं या प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो बनाते हैं उसमें क्या होता है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और फाउंडेशन की जो कॉस्ट आती है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 30 भी है, सही है। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो चीज़ होती है कि जैसे कहना चाहिए हमको जो उसमें इस सब शटरिंग वगैरह इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। या कोई और चीज़ अदर कॉलम प्रोवाइड करना या इत्यादि वो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। वो उसकी जो कॉस्ट लगती है हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, उसकी बचत हो जाती है प्री स्ट्रेस से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है इफ सिग्मा एस इज स्ट्रेस इन बार टाउ बी डी इन इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार डायमीटर फाइव इज गिवन बाई। तो जो डेवलपमेंट लेंथ हमको पूछा है, जो LD का जो फॉर्मूला होता है LD इक्वल टू होता है सिग्मा एस इंटू 5/4 टाउ BD। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमको कौन सा दिख रहा है? दूसरा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सिग्मा S/4 टाउ BD। 36 क्वेश्चन कह रहा है इन डबल रियनफोर्स्ड सेक्शन टोटल रियनफोर्स परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड। यानी डबल रियनफोर्स सेक्शन जो होता है उसमें हम जो सरिया प्रोवाइड करते हैं वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो स्टील प्रोवाइड की जाएगी वो हमारी 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डबल रिइंफोर्समेंट सेक्शन के लिए। जो डबल रिइंफोर्स सेक्शन का मतलब होता है जब टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, सरिया प्रोवाइड करते हैं, तो उसको डबल रिइंफोर्समेंट सेक्शन कहते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम एट एंड दस क्लियर स्पान 5 मीटर एंड 0.5 मीटर इफेक्टिव डेप्थ
इट कैरीज ए टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 100 किलो न्यूटन। डिजाइन शेयर फोर्स फॉर द बीम एज। तो शेयर फोर्स हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि इस पर क्या है कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर का कोई यूडीएल लगा हुआ है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूडीएल लगा हुआ है कितने का, 100 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो स्पान दे रखा है हमको कितना, 5 मीटर का इसने स्पान दिया हुआ है। तो हमको शेयर फोर्स पूछा है, तो शेयर फोर्स जो है वो जो हमारा शेयर फोर्स लगेगा वो दोनों सिरों पर समान लगेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी पर जो शेयर फोर्स लगेगा वो एफ ए की वैल्यू आएगी, वही हमारी एफ बी की वैल्यू आएगी। इक्वल टू हो जाएगा WL/2। डब्ल्यू की वैल्यू है वो हमको दे रखी है 100 इंटू स्क्लियर स्पान दे रखा है हमको 5 मीटर अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर है इसको हमारी 250 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 किलो न्यूटन आएगा। तो 250 किलो न्यूटन ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर कह रहा था टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज ए प्रोबेबिलिटी बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है वो हमारा वह लोड होता है जिस पर यह संभावना रहती है कि 95% तक अगर उस पर वह लोड बढ़ाया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसके फेल होने की, तो वह लोड हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लक्चर एज पर। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एज पर फ्लक्चर, तो वो होती है हमारी 0.7 √FC के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 √FC के। जो FC है वो हमारी फ्लक्चरल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन कह रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर ए स्लैब स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन द रेशियो ऑफ स्पान टू द डेप्थ ऑफ स्लैब शुड नॉट एक्सीड। तो हमको स्पान और डेप्थ का जो रेशियो है 2 वे स्लैब में वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 वे स्लैब में। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब जो हम रखते हैं वो कभी भी B/35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। B/35 जो इसमें जो B है हमारा वो शॉर्टेस्ट स्पान होता है, शॉर्टेस्ट स्पान, लॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट स्पान का 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेप्थ ऑफ द स्लैब या थिकनेस ऑफ द स्लैब। और दूसरा एक पॉइंट होता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एंड डिफॉर्मेशन इन 2 वे स्लैब इज मच स्मॉलर देन 1 वे स्लैब। जो 2 वे स्लैब होती है उसमें बेंडिंग मूवमेंट और डिफ्लेक्शन है वो 1 वे स्लैब की अपेक्षा बहुत कम होता है या नगण्य मात्रा में होता है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको मैक्सिमम फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जहाँ पर भी करना है आपको मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।